आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं करण वर्मा जी और जेन जी से जुड़ रहे हैं अनुपम सिंह। उन दोनों का स्वागत करता हूं और आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के, और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो करण जी 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 सर, मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया है और लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये प्रधानमंत्री जी जो इजराइल गए थे वो इसी युद्ध की भूमिका बनाने गए थे। गजाला वहाब बहुत नाराज हैं। अच्छा ये आ गया। मैं सोच रहा था क्या आएगा ये जरूर, अब आप बता रहे हैं ये मेल्ट आ गया। डाउन हो गया, टोटल मेल्ट डाउन हो गया है। कह रहे हैं कि साहब बताइए, ऐसे जो है वो नरसंहार करने वाले लोगों के साथ में जाके बैठते हैं, युद्ध की नीतियां बनाते हैं और इनके कारण ही युद्ध छिड़ा है। लोग नहीं, वो पूछ रहे तो हैं कि है। भाई आप बताओ, गाजा के लिए आपके मन में इतना दर्द है, वो अफगानिस्तान वालों के लिए क्यों नहीं है? सही बात है सर। अब मैं वही लोगों से अक्सर पूछता हूँ कि भाई गजा के मुस्लिम्स के लिए इतना दर्द है, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में छोटे छोटे बच्चों पे बम गिरा रहा है, यमन में बम गिर रहे हैं, आपका चाइना में तो क्या क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, यूगर मुसलमानों के साथ, उनके लिए भाई दर्द होता ही नहीं है। वो लेसर मुस्लिम्स हैं, क्या हैं वो, ये आप बता पाएंगे भाई क्या रीजन है? वहां पे कोई दर्द नहीं है, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते आप। चाइना में तो मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, इंटर्न कैंप्स में रखा जाता है, फोर्स फीड किया जाता है पोक वगैरह, बट वहां पे दर्द नहीं होता। गजा के लिए ऐसा अचानक से दर्द हो जाता है। पर एक बात मुझे अच्छी लगी प्रधानमंत्री की भी, नो नॉनसेंस टर्म्स, क्लियर कट 7 अक्टूबर वाली घटना को कॉल आउट किया एज आतंकवाद। भाई आतंकवाद है तो आतंकवाद है। और एक मैं हमेशा से बहुत बड़ा वो रहा हूं कि इसराइल से हमारे संबंध होने चाहिए। एक 1971 की एक बुक है, मैं इस समय ऑथर का नाम नहीं मुझे याद आ रहा, जिन्होंने बड़े अच्छे से बताई थी पूरी ये कहानी कि किस तरह से जो हमारा एम्बेसडर था टू फ्रांस, उसने नेगोशिएट किया था इसराइल से, और कैसे इंदिरा गांधी ने फिर रॉ के थ्रू प्रोक्योर किए थे कुछ वेपन्स, बिकॉज हमारे रिलेशंस थे नहीं तब इसराइल से। हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो 92 में आए हैं जब हमने वहां एम्बेसी हाँ खोली और हाँ हाँ, उन्होंने वो यहाँ खोली। नरसिम्हा राव जी के समय पे आया। जी जी जी। तो 71 में जो हमें वेपन्स चाहिए थे, वो हमारे जो एम्बेसडर टू फ्रांस थे, उनके कुछ रिलेशंस थे विद इसराइल, डीएन चैटर्जी, इफ आई एम गेटिंग द नेम राइट, यस इनफैक्ट, उन्होंने फिर किस तरह से उनसे बात करी। एंड इंदिरा गांधी वाज आल्सो रिग्रेटफुल कि हमारे सिर्फ इधर ही संबंध रहे, हमारे शायद वहां पे भी संबंध होते तो अच्छे होते। उन्होंने और चैनल्स के थ्रू फाइनली रॉ के थ्रू अक्वायर किए वेपन्स, और हर बार इसराइल हमारे काम आया। मैं अगर बोलूं 99 कारगिल वॉर का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, डिस्पाइट हमारे पे सैंक्शंस लगने के बावजूद, यूएस द्वारा सैंक्शंस लगने के बावजूद, न्यूक्लियर हम पावर जस्ट हुए थे, तब भी इसराइल ने हमारी मदद करी। एंड जो ओआईसी है, ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज थे, इन्होंने तो हमें हमेशा लेट डाउन किया था, 71 में भी हो चाहे 99 में भी हो। पूरे वेपन सप्लाई किए थे पाकिस्तान को उस टाइम पे, तो रिफ्यूलिंग करी थी, सब कुछ किया था। तो हमारी जो एक चेंज ये पॉलिसी आई टुवर्ड्स इसराइल, और आज हम इसराइल के सबसे बड़े वेपन बायर हैं। हम इसराइल के जो जी, सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदते हैं, 34% उनके वेपन्स खरीद। 34%। तो कई कल परसों मुझसे डिबेट में कह रहे थे, अरे इसराइल हमारे क्या काम आया? बिल्कुल आया इसराइल काम, हमारे उनके ड्रोन्स हमारे काम आए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आए, सारे युद्धों में काम आए। अगर इससे संबंध नहीं बनाएंगे तो किससे बनाएंगे भाई? तो इट्स गुड टू सी द प्राइम मिनिस्टर बी वेरी वेरी क्लियर। ये एक दाद देनी पड़ेगी इन प्रधानमंत्री की, मोदी जी की। इन्होंने इसराइल के साथ संबंध एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं।
और जरूरी है भाई, ये डिफेंस कोलैबोरेशन होना चाहिए। एज फॉर दिस रुदाली गैंग, भाई वो तो रोता रहेगा अपना, उनको रोने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आज और अभी आगे चलते हुए भी जितना मुस्लिमों ने मुस्लिमों को काटा है और मारा है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं। पाकिस्तान ने जितने शियाओं को मारा, जितने बलूचियों को मारा, जितना बांग्लादेश क्या उस समय वो था ईस्ट पाकिस्तान, उसमें मारा, भाषा के उस पे मारा, उस पे ये सब चुप रहते हैं। तो ये अब इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। बट जो मिडिल ईस्ट में आज हुआ है सर, दैट इज वेरी वरीसम। आबू धाबी और इन सब पे भी अब इसने, ईरान ने जो यूएस बेसिस है उन हाँ, पे सभी हमला जगह कर करना दिया, कुवैत पे कर दिया, सब बहरीन पे जगह कर कर दिया, दिया। कतर पे कर दिया, यस। रियाज पे कर दिया, और हम्म। आपके अबू धाबी पे कर दिया। आबू Who is धाबी left? इज लाइक एक जनरल लगता है ना, लॉट ऑफ इंडियंस वर मूविंग आउट दीस डेज कि आबू धाबी जाओ, दुबई जाओ। तो ये भी सेफ नहीं है फिर इस एंगल से। ये एक वेकअप कॉल है जो सब एडवर्टाइज करते रहते हैं, दुबई जाओ, सब जगह जाओ भाई। वहां पे भी कोई जियो पॉलिटिकली सेफ इस समय ये सब एरियाज नहीं है कहीं से भी। एयर इंडिया इज ऑल्सो कट फ्लाइट्स अक्रॉस पूरा। हाँ, वो तो सारी वेस्ट बाउंड फ्लाइट कैंसिल कर सारी दी है अभी तो, क्योंकि सारी सारी। पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही ओवरफ्लाई नहीं कर सकते, हाँ हाँ हाँ, और एग्जैक्टली। ये ईरान के ऊपर से और मिडिल ईस्ट से होके जाते थे, तो वो भी सारा बंद हो गया। तो टफ टाइम तो चल रहा है। देखिए अब आगे इस पे आप बताइए क्या हो सकता है भारत में। अभी तो डोमेस्टिक इश्यूज इतने हैं, अब फिर जियो पॉलिटिक्स भी फॉलो करें हर समय। अभी 24 अब तो आवर्स ये इज टू लेस अ टाइम, 24 आवर्स इज टू डोमेस्टिक लेस अ पे ही टाइम। चलते हैं, हम डोमेस्टिक पे ही चलते हैं हाँ। पहले। और हम्म, डोमेस्टिक पे जो बड़े बड़े इश्यूज जो सामने खड़े जी हुए हैं, जी तो जी जी। बताइए आप। हमारे अनुपम जी से पूछते हैं कि साहब, ये केजरीवाल वाला जो है, ये जिन्न बोतल में बंद था और ये अचानक निकल पड़ा है। तो इसको जिन लेके सही बोला, जिन और बोतल दोनों का इसको मतलब है यहाँ। और इसमें मजे की बात यह है, बहुत मजे की बात यह है कि कांग्रेस कह रही है कि इसमें मिली भगत है केजरीवाल की और बीजेपी की, और इसीलिए इसको बाहर निकाला गया है, जिससे पंजाब में हमारा चुनाव जो है, हमारी ये स्थिति खराब कर सकता। चलो, और केजरीवाल का काउंटर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो इतनी सारी एफआईआर है, तुम लोग आज तक फ्री घूम रहे हो। तो बताइए अनुपम जी, किसकी बात माने? जी जी, ये मतलब सर इतना जटिल हो चुका है ये पूरा का पूरा मामला जो है, चूंकि और आज से नहीं चल रहा है ये, आप समझ लीजिए कि 3-4 सालों से चल रहा है, 4 साल से लगभग चल ही रहा है, 2022 से ही। और अभी अचानक से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों का जेल वो बरी हो जाना, फिर केजरीवाल का वो ड्रामा करते रहे हैं रोना, वो हालांकि जो केजरीवाल की राजनीति को देखते रहे उन्हें बड़ा ही मजाकिया लगेगा कि वो रोते हुए बोल रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। वो मुझे तो अग्निपथ, अमिताभ बच्चन वाली जो ओरिजिनल अग्निपथ है उसका लास्ट सीन याद आ गया, जो उसकी अपनी माँ की गोद में सिर रख के और अमिताभ बच्चन कहते हैं, विजय दीनानाथ चौहान वो कहते हैं कि माँ मैं गुंडा नहीं हूँ, मैं गुंडा नहीं हूँ माँ। तो मुझे एक तरीके से वो वाला डायलॉग याद आ गया। लेकिन सर बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अभी तो निचली अदालत जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, निचली अदालत ने अभी बरी किया है, अभी तो ये ऊपर जाएंगे, हो सकता है हाई कोर्ट इन्हें दोषी ठहरा दे या फिर सुप्रीम कोर्ट इन्हें दोषी ठहरा दे। लेकिन मामला यहाँ सिर्फ बरी कर देने का नहीं है, और मामला ये भी नहीं है कि कहा हो कोर्ट ने कि ठीक है भाई सबूत तो कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम ये हटा रहे हैं। यह मामला ये है कि सीबीआई की चमड़ी उतार दी है अदालत ने, मतलब एक तरह से समझ सीबीआई को खड़ा करा के वहां एक बात जी आपको बता दूं, मेरे अनुभव से, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ जी जी कि डिस्चार्ज के बाद किसी को कन्विक्ट होते मैंने तो नहीं देखा अपने अनुभव। जी हाँ जी 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 एक्विटल के बाद तो हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद कोई वापस ट्रायल होके कोई कन्विक्ट हो जाए, मेरी जानकारी में तो नहीं। ये लगभग असंभव वाली बात है। और आप ये भी देखिए सर कि केवल बरी होने वाले या दोष मुक्त होने वाले सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं है, या सिर्फ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नहीं है, पूरे 23 के 23 जो भी इसमें जितने भी किरदार थे एक तरीके से उन सबको दोष मुक्त कर दिया गया है। और उसके अलावा जिस रेड्डी को ये सीबीआई गवाह बनाकर लेकर गई थी, तो कोर्ट ने कह दिया कि ये कैसा आचरण कर रहे हैं आप,
कि किसी को भी आप इम्यूनिटी दे दोगे कि चलो आप सरकारी गवाह बन जाओ, फिर वो जो बोलेगा आप उसी को सत्य मान लोगे। तो ये सीबीआई की प्रतिष्ठा पर, अगर सीबीआई की प्रतिष्ठा थी या क्या थी नहीं थी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी थी तो उस पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक तरीके से इसने लगाया है। और चार्जशीट को तो सीबीआई ने मतलब ऐसे, वो इतने सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट को ऐसे फेंका है जैसे वो पता नहीं क्या हो, वो मुझे जिसे रद्दी के टुकड़े मान लीजिए ले जाकर सड़क पर से उठा के और दे दिया, उस तरीके से ट्रीट किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है भारी भरकम तो है, लेकिन न बयान आपके समर्थन में है, न गवाह आपके समर्थन में है, और यहाँ तक कि अब जो शुरुआती मामला होता है प्राइमा फेसी जिसको, वो भी बनाने में आप विफल रहे हैं। आप आगे उसको ले जाने तो छोड़ दीजिए कि आगे आप इसमें केस लड़ेंगे क्या करेंगे, अब तो शुरुआती मामला भी बनाने में विफल रहे हैं। एक भी विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है सीबीआई की चार्जशीट में, ये उनका कहना है। तो ये सैकड़ों भी नहीं हजारों पन्नों की चार्जशीट थी, तो उसको थोड़ा सा ये लोग जारी करें, पब्लिक करें कि उसमें था क्या। अगर वो सत्य नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कहानी है, और कोर्ट खुद कह रहा है कि ये कथानक है, ये कहानी है, तो उसको रिलीज करे, थोड़ा मार्केट में बिके तो सही। कम से कम सीबीआई एक जांच एजेंसी के रूप में नहीं, एक प्रकाशन संस्था के रूप में तो सीबीआई एक लोकप्रियता बटोरे, कुछ पैसे भी आ जाए। उपन्यास पढ़ने के शौकीन बहुत लोग हैं भारत में जो ये होते हैं, और हम ठीक है, हमें भी पता है कि केजरीवाल भ्रष्ट है या नहीं है, हमें भी पता है उनकी राजनीति कैसी है। जब सब कुछ पब्लिक को पता है, लेकिन पब्लिक तो पति है, सऊदी अरब तो है नहीं, या फिर कोई अफगानिस्तान तो है नहीं कि यहाँ पर पब्लिक पत्थर मार के सजा दे दे। तो यहाँ तो सजा तो व्यवस्था को ही देना है, न्यायालय को ही देना है, सरकार को ही देना है। आप मान रहे हो कि ये भ्रष्ट नहीं है, आप मान रहे हो कि, और फिर अभी मैं कल कनॉट प्लेस में था दिल्ली में, वहां मुझे अचानक से एक पोस्टर दिख गया और बहुत हंसी आ गई। उस पोस्टर में एक तरफ शराब घोटाला शीश महल वाला लगा हुआ था और एक तरफ शराब घोटाला वाला लगा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि दिल्ली का पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो इन्हीं दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा गया, कि इन्होंने शराब घोटाला किया, घोटाले से जो पैसे आए इनके पास, उससे इन्होंने शीश महल बनवा लिया, वो अपने रहने का लग्जरियस पूरा इंतजाम कर लिया, वो सोने के कमोड वमोड। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिन बाद कहीं वो मामला भी झूठा न निकल जाए कि नहीं वो सोना तो सोना नहीं था, खाली प्लेटिंग थी। हाँ वो नहीं, वो कह सकते हैं ना कि वो तो जो ये कह देंगे ना कि वो तो पीतल की प्लेटिंग ऊपर से लगाई हुई थी, हमने गलती से देखा, हमें पता चला सोना था। या जहाँ चांदी थी वो चांदी नहीं थी, वो तो वो वाली थी जो बर्फी के ऊपर जो लगाते हैं मिठाइयों के ऊपर वाली थी, हमने गलती से समझ लिया कि वो उस तरह की वो थी। तो सिर्फ इसीलिए किसी मुद्दे को लेकर ये अगर भाजपा एक्सपेक्ट करती है कि जो भी उसके इकोसिस्टम के लोग हैं या पत्रकार हैं, सिर्फ इसीलिए किसी मुद्दे के आधार पर किसी को गाली दे दे, किसी भी नेता को, क्योंकि वो विपक्ष में है, तो आगे इस चीज से हम सबको भी बचना चाहिए। क्योंकि मीडिया ने भी अब वो कथित लिखने वाला जो एक होता है वो छोड़ दिया है, अब तो ये शराब घोटाला रहा ही नहीं। तो जिन्होंने शराब घोटाला लिखा और लिख कर चलाया वो सब भी ठगे गए एक तरीके से, आप समझ लीजिए। और दूसरा ये है कि जी 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 मैं नहीं आपकी बात पे ना मैं एक चीज जरा पूछना जी चाह रहा था संजय जी, जी मुझे जरा ये बताइए, इन्होंने बात सही कही कि भाई सीबीआई ने तो बिल्कुल सीबीआई के तो कपड़े उतारवा दिए कल बिल्कुल कि आपने क्या किया। अब यही एविडेंस जो था जब पेश किया गया 9 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में, तो जरा सुनिए क्या कहा था जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ने। उन्होंने कहा दी अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज नॉट इन स्वर्णकांता शर्मा, हाँ, the arrest of Arvind Kejriwal was not in contravention of the legal provisions. आगे क्या कहते हैं ये, the material collected by the investigation agency reveals that Kejriwal conspired and was involved in the formulation of excise policy and used proceeds of crime word use कर रहे हैं. He is also allegedly involved in personal capacity in formulation of policy and demanding kickbacks, and secondly in capacity as national convener of AAP. आगे इन्होंने पूरी कहानी भी बताई है कोर्ट में कि भाई गोवा इलेक्शन में गए, सब कुछ गए। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता संजय सर कि यही मटेरियल दिल्ली हाई कोर्ट कहता है अरे ये तो बहुत कड़क मटेरियल है, कोई मतलब ही नहीं बेल का। सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर 2023 को मटेरियल देख के कहता है मनीष सिसोदिया तो किंगपिन है इस पॉलिसी के, और 338 करोड़ की हम टेंटेटिव मनी ट्रेल भी देख रहे हैं इसके अंदर।
और अब अचानक से जब ये ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट कहता है ये तो इस लायक ही नहीं है। और बात आपकी सही है भाई, डिस्चार्ज के बाद हमने तो नहीं देखा किसी को कन्विक्ट होते हुए। हालांकि बीजेपी के सब स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं अरे ये क्विटल नहीं है, ये डिस्चार्ज है। वो इसी अरे वो इसी कल में से मुझे समझा रहे हैं यार, नहीं नहीं सर, डिस्चार्ज नहीं, ये डिस्चार्ज है, एक्विटल नहीं है। मैंने कहा हाँ, भाई साहब हाँ, हमने भी पढ़ी है, बिना बिना आईपीसी पढ़े तो हाँ। हमको जो है वो मसूरी एकेडमी में पास ही नहीं करते आईपीसी और सीआरपीसी। तो सर आपको जो एक्सपीरियंस तो है जरा उससे बताइए, ये मटेरियल कैसे दो अलग इंटरप्रिटेशन आए ट्रायल कोर्ट में नहीं, और वो हाई दो, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? देखिए एक होता है कर्सरी इंटरप्रिटेशन और एक होता है इंटरप्रिटेशन इन डेप्थ। तो जब आप बेल डिसाइड करते होते हैं तो आप ऊपर ऊपर देखते हैं। इतना जो फर्क? जो उन्होंने लिख के दिया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो उसको ऊपर ऊपर से देख के कहा कि भाई अच्छा सीरियस है, एलिगेशन तो सीरियस थे ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट। तो वो जो बेल के हिसाब से जो देखा जाता है, बेल में ये भी है ना कि आप जब बेल ग्रांट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो मेरिट पे आप कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे जिससे कि अच्छा ट्रायल प्रेजुडिस ना हो। कोई भी बट- आपका ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए जिससे ट्रायल प्रेजुडिस हो। तो ट्रायल प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छा लास्ट में लिख भी देते हैं, अगर मान लीजिए जैसे स्वर्णकांता जी ने लिख दिया कि भाई नन ऑफ दिस विल हैव एनी बेयरिंग ऑन द ट्रायल। ट्रायल जो है वो सब कुछ अपना एवरेज देखे। तो अब मतलब मानेंगे ट्रायल में तो भाई क्या है, हमारे यहाँ ट्रायल क्या, जैसे ट्रायल के जो रूल है वो ये है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देखिए सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो सिविल केसेस में जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो है वो अलग होता है। वो आपके प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसका प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है सिविल केसेस में। और इसमें क्रिमिनल में ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब आप जो है वो जिस मेन बंदे का, वो केजरीवाल और सबका तो रोल बता दिया, लेकिन जो मेन अक्यूज है वो तो ये कह रहा है कोर्ट की साहब इसके खिलाफ ही कोई भी एविडेंस नहीं है। तो जब मेन अक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो बाकी का क्या होगा? फिर आपके हिसाब से सर नहीं हुआ फिर लिकर स्कैम? मैं तो कह रहा हूँ भाई हो सकता है कि हम लोग अनभिज्ञ हों, आईटी सेल वाले निश्चित रूप से ज़्यादा जानते हैं और बाकी और लोग भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, जानकार हैं, ज्ञानी हैं। और हो सकता है हमने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ना देखी हो, कोर्ट ने तो देख ली। नहीं और तो कोर्ट ने तो में सीबीआई की इतनी लताड़ लगाई है कि आईओ के खिलाफ चार्जशीट करो, इसको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करो इसकी। हाँ नहीं तो ये बहुत रेयर होता है कि कभी ये कहा जाए कि साहब की आईओ को जो है आईओ के खिलाफ आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कीजिए। तो मामला तो भाई टेढ़ा हो गया। अब इसका बताइए जरा करण जी, इसका पॉलिटिकल आगे क्या होगा इम्प्लीकेशन? नहीं पॉलिटिकल तो सर देखिए, केजरीवाल तो मौका छोड़ता नहीं सर, आपने कल देख ही लिया। बाहर अरे निकले, क्या नटवर लाल है बंदा, क्या मैं तो टैलेंट देखता हूँ। अच्छा 25 लोग हैं आसपास उनकी, अगर आप ऑडियो सुने, वो कह रहा है अरे इधर से लो, तुम इधर से लो, तुम इधर आगे जाओ। कैमरामैन हमारे तो टूट पड़ते हैं पॉलिटिशियन को देख करके। उस पूरे के बीच में उसने हल्की सी आंख यूं देखी और थड़ से यूं रोना शुरू किया। और मनीष भी आया बगल में और वो बोलता है केजरीवाल रो रहे हो। आपने कैमरामैन की आवाज सुनी? केजरीवाल रो रहे, तुम कहाँ हो? वो धड़ से आता है, संभालिए केजरीवाल संभालिए अपने आप को सर, संभालिए, संभालिए। कैमरा मैन लोग भी बोल रहे हैं सब। राहुल गांधी हाँ, को वो केजरीवाल के चरणों में बैठ के उसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात कह दी आपने। ये तो सोनिया गांधी कहती होगी भाई, अगर मेरा बेटा राहुल गांधी ना होके केजरीवाल होता तो पक्की बात राज कर रहा होता। पक्की बात, केजरीवाल इज द सन शी नेवर हैड। इन्होंने पूरा देश खा लिया होता अभी तक। ये वो है तो लेकिन वही है कि अब इसमें अब ये भी हमें आगे नजर रखना होगा कि किन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि
कोर्ट ने कुछ कह नहीं, दिया है ना कि सीबीआई के अधिकारी नहीं, जो है अभी तो हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट में हाँ एक बार को इस तरह के केसेस में हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, तो वो थोड़ी सी इज्जत बची रह जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर कुछ नहीं होता। तो सर स्टे 2G में कुछ नहीं हुआ, दामाद जी का कुछ नहीं हुआ, ठीक। मैं तो 2014 के दिन याद कर रहा हूँ सर, मैं जस्ट तब एक बड़ा एक वो था ना, एक दिल में था कि भाई अब ये सरकार आएगी 2013, राइट आफ्टर कॉलेज, तो ऐसा लगता था अरे यार चेंज आना चाहिए, इन सब जो भ्रष्ट लोग हैं सबको जेल में आएंगे, जब मोदी जी आएंगे सब जेल में जाएंगे एक एक करके। अब देखिए क्या हो रहा है सर, 12 साल बाद अब लोगों का मोह भंग ना हो तो क्या हो, आप बताइए, किसी को सजा ही नहीं होती। अब या तो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था सर, सब कुछ पाक साफ चल रहा था, बहुत ही पवित्र तरह से हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे थे सर, वहम था हम लोग को। कैसे आप बताएंगे सर इसको, आप अपने एक्सपीरियंस जरा में बताइए, कुछ करप्शन है ही नहीं देश में क्या, कन्विक्ट तो होता नहीं कोई, कॉमनवेल्थ में कोई हुआ क्या? वही तो, कोई नहीं होता कहीं, हमारे कुछ होता ही कलवाड़ी जी तो हाँ। निकल रवाना लिए भी वो हो गए, निधन हो गया। रवाना भी हो गया और कुछ नहीं हुआ उनका। तो करप्शन नहीं है ना सर फिर देश में, आप बताइए भाई, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, फिर हम लोग को राह दिखाइए, आप मार्गदर्शन करिए। करप्शन नहीं, हम लोग गलत सलत बातें करते हैं आपस में कि देश में करप्शन है, ये सब वहम है हमारे फिर, नहीं, और बिकॉज हम जी लोग माननीय ए राजा को हमने राज्यसभा में चेयर पर ऊपर आसीन बैठे हुए भी देखा, और वहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे नेता नीचे बैठते हैं और ए राजा ऊपर बैठे हुए थे। सही वैसे बात है। ये जो हैं, जो जज साहब हैं, जज साहब ने कई सारे इस तरह के केसेस किए हैं उन्होंने। इन्होंने कपिल मिश्रा की जो प्ली थी उसको डिसमिस कर दिया था। अच्छा, यही साहब थे, बाद में हाँ हाई कोर्ट से रिलीफ मिली। वो जो कपिल मिश्रा ने कहा था ना, कपिल मिश्रा के ऊपर हेट स्पीच का केस किया था इन्होंने। हाँ वो याद है, देश के, हाँ अब याद है। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था कि या तो खुलवाओ, नहीं तो हम खोलेंगे। हाँ, हाँ, वो आपको समय देते हैं 24 घंटे के, 48 घंटे का, कितना बोला था, यही तो कहा था। तो साहब उसके ऊपर हेट स्पीच का केस लगा दिया। अब वो हेट स्पीच का केस तो फ्रिवलस था, लेकिन ये साहब जो थे ना, जितेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने, क्या नाम है इनका, जज का नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह, इन्होंने उसको करने से मना कर दिया। नहीं, फिर उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिली जाके कपिल मिश्रा को। जुडिशरी के बारे में तो सर हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते ना, जजेस के बारे में तो भाई एक चैप्टर लिख दो तो दिक्कत है, तो जजेस तो भाई मिलॉर्ड्स हैं हमारे, वो तो दे आर अबव स्क्रूटनी, इवन द थॉट शुड नॉट बी एंटरटेन्ड कि हमारे जुडिशरी में कुछ गलत हो अच्छा, सकता क्या है। चार्ज क्या था कि इन्होंने शाहीन बाग वालों को कहा, शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान का, इसको भी उन्होंने कहा नहीं, ये तो हेट स्पीच है। तो इसका मतलब कुछ तो है साहब, जज साहब भी थोड़े सख्त हैं, ऐसा लगता है। नहीं, और ये भी बताया गया कि ये करप्शन के ही मामले हैंडल करने के एक्सपर्ट हैं, भ्रष्टाचार के ही मामलों, जटिल मामलों को हैंडल करते हैं बहुत आसानी से, इनके बारे में ये हमें बताया गया है। एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं पढ़ाया गया है इनके बारे में, लेकिन नहीं, अमानतुल्लाह खां के खिलाफ भी जी इन्होंने ईडी की चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया था। मना कर दिया था जी। वो तो अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहते, जो वक्फ बोर्ड में घोटाला, अब उसको घोटाला कहें कि कथित घोटाला कहें, वो जो भी हुआ था उस पर इन्होंने संज्ञान ही लेने से मना कर दिया। पर अब केजरीवाल तो सर कट्टर ईमानदार घोषित हो गया, देखिए कल मनीष सिसोदिया मैं आया। तो अब जो घोषित हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी इसका जो है वो कांग्रेस इतनी चिंतित है, कह रही है कि साहब ये आपने किया है पंजाब और गुजरात के लिए। इसका देखिए क्या एक कहना है आप? बात में तो दम लग रहा है ना इनकी, एक अगर सत्य बात करी जाए भाई, केजरीवाल कहता है आपने नेशनल हेराल्ड में इनको छोड़ रखा है, आप इनके साथ मिले हो। कांग्रेस कह रही है आपने शराब घोटाले में इनको छोड़ रखा है, आप इनके साथ मिले हो। ये मिले किसके साथ हुए हैं बीजेपी वाले, ये नहीं समझ में आता, इधर मिले उधर मिले, किसके साथ मिले। और एक बात और है भाई, जिस जलवे से केजरीवाल ने कल ललकारा इनको, उससे लगता है भाई ऐसी मिली भगत है, भाई ऐसी एक्टिंग चल रही है। कल तो केजरीवाल ने कह दिया चुनाव करा लो, आज 5 सीटें नहीं आएंगी,
और मनीष सिसोदिया ने तो कल, आपने देखा कि नहीं, अर्नब के साथ एक इंटरव्यू किया कल, आपने शायद देखी हो, उसकी अच्छा। झलकी बड़ी वायरल हुई है। मैं ना अर्नब को देखता हूँ ना उसके यहाँ जाता हूँ। नहीं जाते तो आप नहीं, वो मुझे पता है, बट उसके मनीष सिसोदिया को कल इंटरव्यू के लिए बुलाया कल अर्नब ने। कल कल फिर आया था इनवाइट वहां से, लेकिन मैं अच्छा, तो अर्नब से मनीष सिसोदिया कहता है कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो अर्नब कहता है ये कहाँ लिखा है? तो कहता है ये कहाँ लिखा है कि वो कट्टर बेईमान है जो तुम लोग कहते रहते थे। एंड ही जस्ट काउंटर अटैक्ड अर्नब कि आप लोगों ने क्या क्या चलाया था, मोदी जी ने क्या क्या चलाया था, मेरे बच्चे, उसने फिर जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग है आपकी, वो तो इनक्रेडिबल होती है हमेशा। तो मनीष सिसोदिया कहता है मेरा जो बेटा था, उसके क्लासमेट्स उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पापा जो है वो शराब चोर हैं। मेरा बच्चा रोता था पुणे शराब में जा चोरी जाके। नहीं है। शराब हाँ, की बिकवाई, शराब की चोरी थोड़ी की उन्होंने। जो भी इन्होंने कहा, इसने कहा कि ये सब कहते थे लोग, आप लोग ऐसे चलाते थे। नहीं नहीं, बीजेपी ने तो बहुत कैंपेन जो चलाई थी इनके अगेंस्ट, वो तो जबरदस्त चलाई थी सर। टोटी चोर, शराब चोर, सब एक हैं, ऐसे करके बहुत सारी चलाई थी जब इंडी अलायंस मिली थी और सब कुछ था। तो बहुत सारे विशियस कैंपेन्स तो चली थी भाई, मजे में। तो मनीष बिल्कुल वो हो गया कि मेरी फैमिली टूट गई थी ऑलमोस्ट, मेरा बच्चा परेशान हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, कौन उसकी भरपाई करेगा, क्या मोदी जी भरपाई करेंगे? तो अब इनको एक रैलिंग पॉइंट तो मिल गया साहब। और ऊपर से दिल्ली में 1 साल भी हो गया उसी टाइम पे रेखा गुप्ता जी का। तो उनसे भी कहा जा रहा था आप अपनी अचीवमेंट्स गिनाइए, तो वो भी कुछ अचीवमेंट्स गिना रही थी। तो लोग आपस में जब सुन रहे थे उनकी अचीवमेंट्स, कह रहे थे ऐसा हुआ क्या, क्या ऐसा ऐसा कब हुआ, ये कब हुआ? एक एक और भी तो अचीवमेंट है, आज का अचीवमेंट है। आज जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अपील जारी हुई कि साहब की होली में पानी का उपयोग ना करें। बताइए, बहुत बढ़िया। दिवाली में पटाखों के उपयोग पे जब किया जा रहा था, तब तो हमारे मित्र कपिल मिश्रा जी उसके विरुद्ध वो क्या करते थे, नहीं, सर मैं तो ये भी देखना जी चाहिए। आंदोलन किया करते थे। और अब जो है उनकी ही सरकार जो कह रही है कि साहब की पानी का उपयोग ना। ये भी देखिए सर कि अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा सांसद लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये 5 राज्यसभा सांसद इनके जो हैं ये इतने चुप क्यों हैं। अरे वो बेचारे फ्री हो गए थे, आपने उनको वापस सलाह दिया। हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, फिर एक कारोबारी भी है कोई VS सहनी करके, संजीव अरोड़ा है, बलबीर सिंह है, ये एनवायरमेंटलिस्ट भी है। हर क्षेत्र से इन्होंने लोगों को राज्यसभा भेजा, आज कोई इनके काम नहीं आ रहा। किसी ने 5 सांसद इनके ऐसे हैं जो चुप हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनकी वो नहीं कर रहे हैं। उधर एक ने बेचारे ने इतना PR किया इनकी अनुपस्थिति में, ऐसा लगा कि या तो आम आदमी पार्टी ही पूरी इनके पीछे खड़ी हो जाएगी, या फिर बीजेपी इनको सीधा अपने पाले में लेके केंद्रीय मंत्री ही बना देगी। उनकी भी नींद उड़ी हुई है, ऐसा भी मैं सुन रहा हूँ। कल पूछा, अर्नब ने पूछा मनीष सिसोदिया से ये इंटरव्यू में कि भाई ये राघव चड्ढा क्यों नहीं खुल करके आपके पक्ष में आते हैं? कहते देखिए हम एक परिवार हैं, कुछ वोकल होते हैं, कुछ हमारे कान में आके फुसफुसाते हैं, कुछ कहते हैं बस हमारा दिल आपके साथ है, इसलिए आप इस परिवार में फूट मत डालिए, हमारा जो परिवार है वो बहुत जबरदस्त है। तो अर्नब ने कहा आपका परिवार में तो भाई योगेंद्र यादव भी होते थे, प्रशांत भूषण भी होते थे, कुमार विश्वास भी होता था। भी होते थे। हाँ, तो नजर मत लगाइए हमारे परिवार को, ये मनीष ने कहा आपकी बात पे अनुपम जी, कि वो है राघव चड्ढा। आप चाह रहे हैं पब्लिक डिस्प्ले करे, पब्लिक डिस्प्ले में बिलीव नहीं करते आप वाले, बस है रोने तो में बिलीव स्वाति जी करते भी, हैं पब्लिक। है तो स्वाति जी भी। इन्होंने क्या देखकर राज्यसभा सांसद बनाए हैं ये सारे के सारे, इनमें से कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, उल्टा इनको ही पास कर रहे हैं ये। स्वाति जी वाला मामला नेक्स्ट लेवल है। बहुत बढ़िया। वैसे सभी ने गलत किया, मुझे लगता है कि इसका जो सबसे इफेक्टिव काउंटर जो है वो स्वाति मालीवाल ही दे सकती है। उसमें टैलेंट है ये। टैलेंट भी है और सूचनाएं भी होंगी उनके पास। नहीं, वो एक कैटलिस्ट, आखिरी के 15 दिन जो चुनाव के थे उसमें स्वाति मालीवाल एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। उस समय जो घटना हुई एंड उसके बाद द वे शी कैंपेन्ड, केजरीवाल को थोड़ा नुकसान तो हुआ उस टाइम पे, उससे भी बहुत चीजें थी साथ में जिससे ये हारा, नहीं तो ये हारता ना। जो इसका ग्राउंड नेटवर्क है यहाँ पर सर,
अनबिलीवेबल इसका संगठन है दिल्ली में। मैं आपको बताऊं जिस लेवल का इसका संगठन है, ये ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल था यहाँ से। ये तो एक स्टॉर्म आ गया पूरी चीजों का और ये हार गया। एंड गुड फॉर दिल्ली बिकॉज अति चुकरक्की डेफिनेटली गुड फॉर दिल्ली। इसने तो बिल्कुल हाँ, ही इसने गंद मचा रखा था, बिल्कुल गंद, हाँ, बहुत भयंकर गंद मचा रखा था, बहुत भयंकर गंद मचा रखा था। मैन होल्स खुले हुए, इलेक्ट्रिक्यूट हो रहे हैं लोग, मतलब इवन द सिविक कंडीशन हालांकि बहुत नहीं इंप्रूव करी अभी भी 1 साल में मैं कहूंगा, बट वो मैंने इतनी पथेटिक कभी देखी नहीं। इट वाज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ कैपिटल, जो हालत थी दिल्ली की। जो सारे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसने रोक दिए हाँ, थे। कोई एक भी RRTS पे भी सिंगल फ्लाईओवर नहीं बनाया, RRTS कुछ को रोक दिया, जो भी जितना भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता था वो सब रोक दिया, और सब कुछ जो है वो डायरेक्ट पैसे डाल दो और वोट खरीद लो, इतनी ही काम, इतनी ही गवर्नेंस थी। ये जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी थे, सब इसी के पार्टी के जो चंगू मंगू थे, इसके जान पहचान के थे, उन्हीं की प्रॉपर्टीज लीज्ड आउट, उन्हीं को सरकार से पैसे दिलाना। बट इसकी एक क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या कहूं मैं, मतलब किस वजह से ये बहुत इसका वर्चस्व है दिल्ली में और आगे भी रहेगा, इसकी ये अपने जो लोग हैं उनको कमवाता बहुत अच्छे से है। ये ही मेक श्योर कि भाई अगर मैं पावर में आ गया तो तुम्हारा बिल्कुल फल फूल जाओगे तुम। एंड उनको बिल्कुल एक बिजनेस लाइक अप्रोच से ये कहता है भाई अपने एरिया में फिर देख लेना, फिर वो वर्क भी करते हैं टायरलेसली। मतलब इंसेंटिव सिस्टम इज वेरी वेरी क्लियर विद अरविंद केजरीवाल। ही हैज अ वेरी बिजनेस अप्रोच टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, विच इज वाई बड़ा मुश्किल होगा इसको अब हराना। ये वापसी जो करेगा, बीजेपी हैज लेट हिम लूज नाउ, अब कुछ बचा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये पंजाब भी में भी एक फोर्स रहेगा और यहाँ पे भी फोर्स रहेगा सर पॉलिटिकली, और कांग्रेस की भी इसने हवा निकाल देनी है। अब कांग्रेस की भी अब कुछ बचा नहीं। और पहली कंप्लेन तो शराब में अनिल चौधरी ने ही करी थी 3 जून 2022 में। द फर्स्ट कंप्लेन वाज डन बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, अनिल चौधरी ऑफ दिल्ली। तो अब वही बात है, उनसे मिल भी गया था ये लोकसभा से पहले, जब मैडम केजरीवाल जो कि फील कर रही थी केजरीवाल की प्रेजेंस, आत्मा यहीं पर है जबकि वो जेल में है और सोनिया गांधी बगल में। तो अच्छा, एक दूसरी जो है वो आत्मा, भटकती हुई आत्मा इस समय ममता दीदी की है। वो ममता दीदी जितना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जिस शिद्दत से लड़ाई की, वह उससे भी सबक सीखना चाहिए कांग्रेस वालों को। लेकिन पड़ गई उल्टी। क्यों भाई अनुपम जी, पड़ गई उल्टी पूरी। और अब ममता बनर्जी को मुझे लगता है शायद ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विपक्ष में चली जाऊं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि अगर एक बार और मैं जीत भी जाऊं तो ये इतने मुकदमे मेरे पर लाद दें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने जैसा किया कि मेरे खिलाफ भी वो नैरेटिव जो है वो चलाने लगे। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर ली है, मेनका गुरुस्वामी को राज्यसभा भेजकर इन्होंने व्यवस्था कर ली है कि हाँ भाई अब अरे उसका लेटेस्ट आपको नहीं पता चला? जी जी उनके जो मुसलमान वोटर हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये आपने एक होमोसेक्सुअल को कैसे टिकट दे दिया, ये इस्लाम में मान्य नहीं है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और सख्त मुखालफत करते हैं, इनसे आप टिकट वापस लीजिए, ये होमोसेक्सुअल है। हमें भी नहीं पता था ये पता चला जब शहाबुद्दीन रिजवी बोले जोर जोर से। जी और खुद ही वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी बता चुकी हैं पहले कि वो भी एक वकील ही हैं। और 377 जो केस पूरा हुआ था, 377 को स्ट्रक डाउन किया कोर्ट ने, उसमें ये बहुत बड़ा चेहरा थी उस 377 के खिलाफ, जो खुद भी समझेंगे। हालांकि मुसलमान जाएंगे कहाँ, ये बड़ी समस्या है। ठीक है मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा बेल्ट में हुमायूं कबीर के रूप में उनको एक विकल्प मिल रहा है, लेकिन वो 25-26 विधानसभा सीटें ही हैं। उसके अलावा बाकी में वो ऐसी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुसलमान कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, सिर्फ मेनका गुरुस्वामी से इनके 2 वो सध रहे हैं ना। पहला तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट में या फिर न्यायपालिका में सेटिंग गेटिंग न्यायपालिका PBUH शायद कहना पड़ेगा कि वहां पे सब कुछ करने में वो होगा। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल नेक्सस है, जो डीप स्टेट है, अब ऐसे व्यक्ति को आप राज्यसभा भेज रहे हैं जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दोनों से पढ़ी हुई है,
दो जो कोलंबिया लॉ स्कूल से लेकर येल यूनिवर्सिटी से लेकर कहाँ कहाँ पढ़ाती है, जो यूएन की कई कई संस्थाओं से जुड़ी रही है बतौर सलाहकार। मणिपुर मामले में जिनको ये सुप्रीम कोर्ट तक ने एक न्यायालय मित्र वो सलाहकार बना के रखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पाले में कर लेना मतलब आप न्यायपालिका में भी मजबूत हो गए और आपका इंटरनेशनल नेक्सस भी मजबूत हो गया, और सर्वाइवल के लिए ये दोनों ही जरूरी है। तो ममता बनर्जी इस मामले में सर मतलब बहुत आगे की देखकर वो खेल रही है। और उन्होंने, और जो पूर्व डीजीपी को उन्होंने राज्यसभा भेजा है, उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि आप अधिकारियों को एक तरीके से संदेश दिया है कि आप हमारे लिए जितना वफादार बनकर काम करोगे, आप आ जाओ चुनाव आयोग के डेपुटेशन पर ही आ जाओ, लेकिन दिमाग में रखे रहो कि आप अगर हमारे लिए पर्दे के पीछे हमसे सेटिंग करके काम करोगे तो देखो हम राज्यसभा जो है वो भी देंगे। और अब तो बंगाल में कोशिशें हुई थी कुछ दिन पहले ना, विधान पार्षद इनका बहुत पहले वो हट गया था विधान परिषद, तो विधान परिषद को फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल को फिर से वापस लाने के लिए भी ये लोग विचार कर रहे हैं कि वो लाया जाए, तो उससे और लोगों को ये सेट कर सकेंगी। और बंगाल में तो एक टीएमसी का वो तो सेंटर के कंसेंट के बगैर तो हो नहीं सकता ना, उसके लिए तो संविधान संशोधन चाहिए भाई। जी हाँ, कोशिश इनकी पूरी है, इन्होंने भेजा था केंद्र को, इनकी कोशिश पूरी है कि वैसा किया जाए। ये इनाम देने के लिए अधिक से अधिक आयोग, संस्थाएं, परिषद सब कुछ अपने पास रखना चाहती हैं और दिया जाता है वहां पर बंगाल में। तमाम खेल आयोग से लेके तमाम तरह के आयोग हैं, वहां जिला स्तर पर पद के लिए इतना भ्रष्टाचार है कि जिला स्तर पर पद के लिए नेता लोग बेचैन होते हैं। मंत्री लोग अक्सर जिला अध्यक्ष वाला, जो जिला परिषद का अध्यक्ष वाला जो पद है वो अपने घर में रखते हैं। इतना वहां की पंचायत भी इतनी पावरफुल है और वो सब टीएमसी के प्रति लॉयल है। कल सर मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी जो कि दक्षिणपंथी पत्रकार ही हैं और बंगाल से भी घूम के आए हैं। वो बता रहे थे कि वहां पे संघ का 3य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक जो जेल भी जा चुका है भाजपा के लिए, वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिन पीआर एजेंसियों को बंगाल का काम दिया गया है, ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये किसी को नहीं पता है, ये केवल इंटरनल बीजेपी इकोसिस्टम के सर्कल में पता होगा। जिन पीआर एजेंसियों को पश्चिम बंगाल का भारी भरकम काम दिया गया है भाजपा द्वारा, उन्हें बंगाल के लिए कंटेंट क्रिएटर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। स्टूडियो में बैठकर वीडियो बनाने के लिए अगर कोई तैयार भी हो जा रहा है तो बंगाल में लोकल लेवल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। सब बोल रहे हैं कि उससे अच्छा हमें असम भेज दो, केरल भेज दो, लेकिन बंगाल मत भेजो। और वहां कैमरे के सामने बोलने के लिए जब संघ का स्वयंसेवक ही नहीं तैयार है, वो भी पदाधिकारी भी नहीं तैयार है, उनको भी पता है हमारे साथ क्या, और कारण क्या बताते हैं लोग, कारण यही बताते हैं कि हम पर कल होके कुछ हो गया, केस लग गया, तो फिर पार्टी हमें त्याग देगी एक तरीके से, तो हम कहाँ जाएंगे भाई। हमने देख लिया है अपने आसपास ये सारी चीजें। तो मैं देख रहा हूं कि ये एक वो बंगाल के क्रिएटर्स की लिस्ट व्हाट्सएप पर लगातार घूम रही है, लेकिन वो लिस्ट ही नहीं पूरी हो रही है। कौन जाए वहां पर घंटी बांधने, ये समस्या बनी हुई है भाजपा के लिए बड़ी। जी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। वैसे तो 2021 में जिस तरह से इन्होंने अबैंडन किया था अपने कार्यकर्ताओं को, मैं वही बोलने जा रहा था। और मतलब पब्लिकली सांत्वना तक नहीं दी थी। नहीं सर, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाजपा ने वेस्ट बंगाल को पिछले 5-6 साल में जो हैंडल किया है, बहुत ही ज्यादा, मैं अगर कहूँ, कायराना अप्रोच रही है। टोटल लैक ऑफ करेज, और कोई शब्द ही नहीं है इसका। एक के बाद एक दंगे होते रहे, आपके लोग मारे जाते रहे, आपने कुछ नहीं किया। एंड ममता का हौसला और बुलंद होता ही रहा। प्रेसिडेंट रूल तो बहुत दूर की बात है, आर्टिकल 256 के तहत इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग चीजें भी कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। और आपने जिस तरह से अपने लोगों को अबैंडन किया, और अभी भी जब जाते हैं, कई इनके स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं जो वहां ड्यूटी वगैरह पे जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर इज इन शैम्बल्स। वहीं के कुछ लोगों को आपने इंपोर्ट कर लिया, फिर अपना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी, कुछ दम है नहीं इसका। एंड मुझे नहीं लगता ये 1.2 करोड़ वोटर्स शायद ये लोग कह रहे हैं डिलीट होगा एसआईआर से, वो हो भी जाए अच्छी बात है, वो तो होना चाहिए। आई डोंट सी ममता गोइंग एनीवेयर वहां पर मुझे बड़ी कम उम्मीद है, टू बी ऑनेस्ट। और बड़ी दुख से ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं रियली चाहता था यहाँ पर अब एक चेंज हो, बिकॉज बंगाल एक बहुत वाइटल चीज है। बट थोड़ा सा आपको बुलंद होने की जरूरत है। आप इतने कायर की तरह नहीं लड़ सकते ममता बनर्जी से, बिकॉज शी इज अ फियर्स फाइटर।
वी कैन क्रिटिसाइज हर, वी कैन से व्हाटएवर, बट शी इज अ फाइटर, चाहे ममता बनर्जी वो तो चाहे दिख रहा है ना, केजरीवाल। आपने देखा आज तक किसी को खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते हुए? सोचिए जरा। एंड लोग अब एक ये और अलग बात बात कह रहे है कि ये अलग बात है कि पासे सारे उल्टे पड़ गए। वो ठीक है, वो ठीक है, बट वहां हमेशा, चाहे जब भी ममता कहती है ना खेलबा होवे, ये शी ऑलवेज शोज, जब ईडी दफ्तर में भी गई, वो फाइल लेकर आ गई, जब आईपैक के दफ्तर पे गई, आईपैक के दफ्तर पे जब रेड हुई, तब भी पीपल सेड कि अरे यार ये होता है दम। और अब लोग साफ कह रहे हैं भाई इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में तो दम है ही नहीं। देख लो अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, आईपैक भी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, ये तो इनकी बातों की कोई वैल्यू थोड़ी रह गई। तो बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बड़ी गिर गई है इस पूरी चीज से, किसी को सजा होती नहीं है। आपका उस पे बोल दिया गया था 2G पर कि लैकरडिसिकल अप्रोच ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जज के शब्दशः जो वर्ड्स थे उस टाइम पे, तो आप फिर क्या कर रहे हो भाई, आप फिर जनता को मूर्खी बना रहे हो ना, लोग ये कह रहे हैं। तो अब वही बात रह गई है सर कि मोहभंग होता जा रहा है बीजेपी से कई स्तरों पे, एंड मुझे लगता है बंगाल उसका एक फर्स्ट दिखेगा हमें रिजल्ट, अनफॉर्चुनेटली। राहुल गांधी जी कह रहे हैं गेस बिटवीन whom is the war in Gaza and Ukraine? It's China versus the US. If US wants to fight China, it needs data from India. तो वो मीम होता है ना कि ये क्या हुआ, कई सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पाइथागोरस, ये वो हो गया मोमेंट। नहीं, अब ये ना बोल दे कल होके कि डेटा सेंटर जो बन रहे हैं भारत में, इधर से पानी डालोगे उधर से चीन का डेटा निकलेगा। चीन का डेटा तो सारा उनके पास ही है। वो एमओयू अब तक सर उसमें क्या था पता चला क्या? आप तो रहे हैं सरकारों में, तो कुछ आपने अपने स्तर पे उस समय निकाला नहीं कि वो एमओयू में क्या था जो साइन कर रहे थे ये लोग? भाई मैं तो कई बार पूछ लिया कांग्रेस वालों से, कांग्रेस वाले कुछ बता ही नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी में विश्वास ही नहीं रखते, केवल ट्रांसपेरेंसी दूसरों से मांगते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा इट्स वेग दैट बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, बट इसको वो नहीं किया जा सकता सर सार्वजनिक किसी तरह से। भाई दो उनमें हो गया एग्रीमेंट, उसके बाद आपका ट्रेड बैलेंस भी बलून कर गया, जो $1 बिलियन होता था वो 30 बिलियन हो गया, आज तो खैर 100 बिलियन के आसपास तक पहुंच गया। बट इस पे कुछ तरीका नहीं है टू मेक इट पब्लिक, या बीजेपी कुछ पब्लिक करना ही नहीं चाहती है, क्या है इस पे ये चीज एक्चुअली एज पर लॉ क्या है? कांट दिस बी मेड पब्लिक, द एमओयू? The MOU is a private pact so it can't be between two sovereign parties. कई चीजें तो मुझे लगता है बीजेपी खाली जो है उसका हल्ला मचाते रहना चाहती है और एक्चुअली निकालना नहीं चाहती। वही नजर आ रहा है। I think it is a very short-sighted approach. लेकिन फिर ठीक है भाई, क्या तुम उनको पॉलिटिक्स सिखाओगे? ये आ जाता। सर हम तो ये भी वो देखते हैं जब क्रिकेट मैच चलता है तो हम 11 के 11 खिलाड़ियों का वो प्रदर्शन की उनकी समीक्षा करते हैं। जो कमेंटेटर बेचारे होते हैं वो भी बोलते रहते हैं कि नहीं इसको ऐसे खेलते तो बेटर था, इनका अप्रोच ऐसा रहता तो बेटर था। तो उनको भी गाली देनी चाहिए कि तुम सिखाओगे कैसे खेलना है शुभमन गिल को और तुम सिखाओगे विराट कोहली को। नहीं, वहां तो आप कमेंटेटर हो, यहाँ तो हम भाई स्टेक होल्डर हैं। तुम हमारे लिए हो काम करने के लिए, तुम्हें चुना था हमारे काम करने के लिए भैया। वी आर द मास्टर्स, यहाँ तो हम हुक्म करना चाहिए हमें। यहाँ तो इनको हक ही नहीं है लोकल स्टैंड ही नहीं कहने के कि तुम हमें बताओगे। अरे यू हैव टू हियर अस आउट भाई, फिर नाटक करने से क्या फायदा? हम सेवा करने आए हैं और हम जनप्रतिनिधि हैं और ये सब है, फिर तो ये यूजलेस बातें हो गई ना, अगर आप हमें पलट के कह रहे हो कि तुम बताओगे हमें। तो ये विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाले लक्षण दिखते हैं मुझे इसमें। दो मैं चाहता हूं कि भाई कोर्स करेक्ट करें कई चीजों पे। ये जो यूजीसी के बाद से, यूजीसी तो मैं मानता हूं एक मोमेंट आया, चल बहुत पहले से रहा था, ये चलता आ रहा था। हाँ, वो तो बहुत पहले से चल रहा है ना, वो तो काफी दिनों से वो दिख रहा है ना, वो जिस तरह से एक पैटर्न बन गया था कि जिसमें दिखता था कि साहब आप अपने वालों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि साहब ये तो हमारे बंधुआ हैं, बाकियों को और ले आओ, ऐसे नहीं होता है।
एंड कॉमन मैन सर पिंच फील करने लग गया है नॉर्मल सिटी लाइफ में भी। भाई आप सोचो, वही मैं आंकड़े देख रहा था, सिंपल पॉटहोल से डेथ पिछले 5 साल में 10,000 हो गई हैं। 10,000 रिपोर्टेड डेथ्स हैं। इंजरीज छोड़ दीजिए, अनरिपोर्टेड डेथ्स छोड़ दीजिए। आज आप दिल्ली से गुड़गांव जाओ, दिल्ली से नोएडा जाओ, लखनऊ से कहीं आओ, ठीक है हाईवेज पे कुछ काम हुआ, द कंजेशन क्या उस हिसाब से डीकंजेशन हुआ, क्या उस हिसाब से सिविक इश्यूज सॉल्व हुए, क्वालिटी ऑफ एयर हुई, ये सब भी सिमर कर रहा था। ठीक है, मान रहे हैं बहुत काम हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ हुए, इकोनॉमी पे कुछ हुए, डिफेंस पे हुए, वो सब ठीक है बात अपनी। तो दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ एक चीज चलती आ रही है, जो डिलीवरी की जरूरत है, जिस पेस पे जरूरत है, उस पेस पे नहीं हो रही अनफॉर्चुनेटली। एंड वी कांट कीप कंपेयरिंग टू कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने ये किया था तो हम ये कर रहे हैं, उन्होंने इतने किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किए थे रेल लाइंस, हमने देखो इतने कर दिए। वो ठीक है, हो गई वो बात, 10-12 साल आप पावर में आ गए उससे। नाउ यू हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, इसलिए पीपल आर क्वेश्चनिंग नाउ, एंड ये बढ़ता ही जाएगा टिल दे डोंट एड्रेस इट। ये बढ़ना नहीं, ही है अभी। और मेरा भी इसमें ये कहना है कि यूपीए काल में 10 वर्षों में आपने जो संघर्ष किया, और तो उसके बाद आपको 2014 में वोट मिला। 14 से 19 के बीच में आपने जो जन कल्याणकारी कार्य किए, आपने जिस तरीके से घर घर वो डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुंचाए, लाभ पहुंचाए, तो आपको 19 में वोट मिला। 19 से 24 के बीच में भी आपने अनुच्छेद 370 से लेकर राम मंदिर से लेकर तमाम तरह के फैसले, जो तमाम तरह के जो वो कदम है वो उठाए। आपकी सीटें भले ही कम हुई, लेकिन फिर भी बम्पर मिली। वो यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस को जितना मिला था उससे बहुत ज्यादा थी तब भी आपको 2024 में वोट मिला। अब 24 से 29 के बीच जो चल रहा है, इस आधार पे आपको 29 में जज किया जाएगा। इस आधार पर अब आप सत्ता में इतने दिनों से, अब आपको इस आधार पर नहीं जज किया जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने 1990 में कौन सी रैली निकाली थी या कौन सी यात्रा निकाली थी, अब उस इसीलिए हमें जो है 2029 में वोट दो। नहीं, अब जो 14-19 भी भूल जाइए, 19-24 भी भूल जाइए, पूरी की पूरी नई पीढ़ी 15 वर्षों में तैयार हो जाती है। और वो पीढ़ी जो है वो आपको यही देखेगी कि 24 से 29 के बीच में आपने क्या किया। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए। 2011-12 में जो भी लिखने वाले लोग थे, जिन्होंने उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर, सर आपको भी याद होगा, फेसबुक पर लिखना शुरू किया था, बहुत से ऐसे लोग थे, उनमें से अधिकतर का मोह भंग अब क्यों हो गया। उनमें से कई तो ऐसे थे जो आम लोग थे, कहीं कहीं से लिख रहे थे, उनको तो पद भी नहीं चाहिए था कि हमको पार्टी में रणनीतिकार बना दो या कुछ भी बना दो। उनमें से कुछ जो है वो आईटी सेल में यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्यों, जो थोड़े से वो टेक्नोलॉजी में अच्छे थे लेकिन नैरेटिव में अच्छे नहीं थे। नैरेटिव में जो लोग अच्छे थे, उन्होंने धीरे धीरे लिखना पढ़ना ही छोड़ दिया। उन्होंने अगर वो उनके खिलाफ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने उनके लिए घोषित रूप से प्रचार किया है, तो शांत तो रह ही सकते हैं। और ये शांत रहना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साइलेंट वोटर जो है वो भाजपा का ही एक तरीके से माना जाता है। लेकिन अब वो साइलेंट वोटर ही इनके अगेंस्ट चला जाए तो ये इनके लिए परेशानी वाली बात हो सकती है। एक चीज और सर मुझे लगी, एक चीज नहीं, मुझे बात लगती ये है, इनकी बात में काफी दम है। जी जी काफी जी, दम है। एक चीज और है सर। एक तो देखिए मोहभंग होना स्टार्ट हुआ, जो ये यूजीसी वाली चीज हुई, और SC/ST एक्ट को इन्होंने बढ़ा दिए ऑफेंसेस उसके अंडर, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जो बात थी सुप्रीम कोर्ट की उसको भी पलटा दिया, और हर जगह SC/ST का वो रिजर्वेशन कर रहा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट तक में इन्होंने शामिल किया कि इनका 4% का कोटा होगा, अलग से सब्सिडीज भी मिलेगी, बड़ा बढ़ता चला गया। एक तो ये चीज थी। दूसरा जो मोह भंग होने वाली बात है कि भाई जुडिशरी और पुलिस जो है, ये मतलब कैसे हमारी सहायता कर सकते हैं, कुछ भी फायदा। आप सोचो, कन्हैया लाल के मर्डरर्स जो कि ऑन कैमरा कर रहे हैं, चीज बोल रहे हैं, उनको सजा नहीं हो रही है। ये बर्दाश्त करने लायक बात है क्या? इसके बाद ये सब बोल दो, और हर नेता बोलता है हमारा भाई जुडिशरी में पूरा विश्वास है। अरे वो तो होना ही है तुम्हारा पूरा विश्वास, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी पूरी जमात में किसी को आज तक सजा नहीं हुई। सब कहीं ना कहीं से निकले, कोई मेडिकल ग्राउंड पे लालू जी निकले हुए हैं, ठीक, कन्विक्ट भी हो जाओ तो भी निकल आओगे कहीं ना कहीं से। वो अभी किसको मिला है, वो नीतीश कटारा का जो मर्डर केस था, जो 22 साल पहले का है, वो अभी होली मनाने के लिए बेल पे बाहर है। आप सोचो जरा, फरलो ग्रांट हुई उसको। हाँ हाँ हाँ, उसको फरलो ग्रांट हुई। मतलब बिल्कुल ही ये जो चीज है ना, ये जो जुडिशरी और पुलिस रिफॉर्म्स पे जीरो काम हुआ, एंड इट्स ओनली गेटिंग वर्स। ये एक बहुत बड़ा वाटरलू मोमेंट आएगा फाइनली, कि ये वी आर अ नेशन जिसमें पुलिस और जुडिशरी काम ही नहीं कर रहे भाई अपना।
काम कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल, और अंत में किसी को सजा ही नहीं होती। 11-12 का केस है सर, नेशनल हेराल्ड 2012 का केस है प्राइवेट कंप्लेंट पे, नेशनल हेराल्ड। आज हम लोग 26 में बैठे हुए हैं। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चीज आने वाली है, ये विद आफ्टर दिस केजरीवाल थिंग, इस पे लोग बहुत बहुत तेजी से दे विल कॉर्नर द बीजेपी। आई थिंक ये आना है अब, पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स जो आपने कुछ नहीं किया आज तक। करेक्ट। और एक जो मेजर इशू चल रहा है, करण जी आपसे ही पूछ लेते हैं पहले, जी जी। ये जस्टिस सूर्यकांत को क्या हुआ? जस्टिस सूर्यकांत तो सारे राष्ट्रवादियों के डार्लिंग बन गए थे, और अचानक उन्होंने करप्शन को लेकर ऐसी बात कह दी, और वो चीज जो थी वो सर्कुलेशन में भी थी और मैंने भी पढ़ी थी, उसमें तो मुझे तो कुछ ऑब्जेक्शनेबल ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ ये बात करती है कि एनसीईआरटी का जो वो चैप्टर है वो केवल ये कहता है कि साहब की किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं और उसको कैसे डील किया जाता है, इस तरह की हल्की फुल्की बात थी। उसको लेकर ये कहना कि द हेड्स विल रोल और ये वो, क्या हुआ अचानक, क्या हुआ? नहीं, एंड गवर्नमेंट आल्सो कैपिचुलेटेड ना, गवर्नमेंट ने भी क्या कैपिचुलेशन किया भाई। जुडिशरी एक सुनने में आता है मुझे, एक रेड लाइन है मोदी सरकार की भाई, इनको तो इनके बारे में कोई लूज कमेंट्री नहीं, कोई शब्द भी नहीं आना चाहिए, इतना ज्यादा पर्टिकुलर है वो। अंबेडकर के लिए भी हैं इतने पर्टिकुलर, आपको तो पता ही है, गांधी के लिए भी है, गांधी जी के लिए भी इतने पर्टिकुलर हैं, तो सभी के लिए इतने पर्टिकुलर हैं भाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी को तो कहते हैं। और जो मिलॉर्ड्स में आज भी इंटाइटलमेंट लगती है मुझे, और बाय द वे वैसे ये तो बहुत सारे जजेस भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है। जस्टिस चेलमेश्वर ने एक बार क्वेश्चन किया था इस चीज को, जस्टिस वर्मा हैज बीन ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चनिंग दिस, मेनी हैव क्वेश्चनड। इस पे इतना आघास्त हो जाना, ये ऑफेंड हो जाना, तो दिस शोज कि भाई आप जब जितना किसी को सर पे बिठाते चले जाओ, जिस तरह से सरकार ने बिठाया है, फिर वो और इतराते ही रहते हैं भाई। एनजेएसी लाने की आपने कोशिश करी थी, 15 में करी थी या 16 में करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको इन्होंने रगड़ दिया था। एंड हाउ, इस पे एक सर पूरी एक स्टडी होनी चाहिए, और आप तो इस विषय पे काफी जानकारी रखते हैं। ये फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, किस तरह से ये पूरी जो आया एक कोलिजियम, जो एक पूरी ये जिमखाना क्लब बना, जिस तरह से जजेस का एक दूसरे को इलेक्ट करने का, which was not exactly there in the original। अगर हम प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस, ये एक पूरा टेक ओवर है एक तरह से। This is a complete takeover. It is a takeover. There's no doubt. It is a takeover. There's no doubt. And nobody questions this. आप यदि देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में, यदि देखें जहाँ पे ये डिस्कस हुआ है जी, तो वहाँ पे एक आया था कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखने का कि साहब की विद द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस I'll have primacy, तो वो तो रिजेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्पेसिफिकली, ये कह के कि भाई they are also human beings, they cannot be considered divine ऐसा करके, और सारा का सारा रखा गया था। लेकिन ये तो है, ये ओपन चीज है, लेकिन यही वाली बात है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? नहीं, ये सरकार ने तो बिल्ली को दूध ही पिलाना शुरू कर दिया ना। उसने कहा घंटी तो छोड़ो, दूध पियो, कौन से फ्लेवर का पीना है ये हमें हुक्म करो आका, है ना। तो ये तो सरकार ने वो हरकत करी है। एंड वी वर ऑलवेज थिंकिंग कि इसमें दम है कि भाई पुलिस रिफॉर्म लाए, जुडिशियल रिफॉर्म लाए, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बने घूमते रहते हैं, इनसे भी पूछो भाई क्या हुआ, इस पे क्यों नहीं क्वेश्चन करते? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में, जैसे आपने राइटली कोट किया, हाउ फ्रॉम अ मेयर कंसल्टिंग टू द कंप्लीट पावर, इट इज अनबिलीवेबल ये चीज हो गई। एंड हम देख रहे हैं ये पूरी चीज को होते हुए सामने सामने। तो ये एक दुर्भाग्यवश है चीज, अब दिन पर दिन ये स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर टोटल। सर आप एनसीईआरटी वाले मामले में, सर एनसीईआरटी वाले मामले में ये भी देखिए कि भाषा किस तरह की इस्तेमाल की है इन्होंने जिस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, उससे लगता है कि जैसे प्राचीन काल में भी हमने बहुत से ऐसे राजाओं के बारे में सुना है, कोई गला काट देता था, कोई कुछ कर देता था, लेकिन भारत में जो राजा भी होते थे उन पर भी किसी न किसी का अंकुश रहता था। कभी धर्माचार्यों का अंकुश रहता था, कभी सामंतों का अंकुश रहता था, लेकिन ये तो निरंकुश वाली एक तरीके से बात हो गई है, क्योंकि आप कह रहे हो हम धरती पर किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। कैसे कह सकते हो आप धरती पर? क्या पूरी धरती पर आपका वो है शासन?
कहीं आपका अभी ईरान और इजराइल में जो चल रहा है उसमें अगर किसी ने निकल के सुप्रीम कोर्ट को कुछ कह दिया तो आप उसको कैसे टैकल करोगे? अगर आप कह रहे हैं कि हम धरती पर नहीं करने देंगे तो वो ये या फिर आप वो फिल्मी वाले मूड में चले गए हैं, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। आप कह रहे हो गंभीर, आपने गंभीर कदाचार इसको कह दिया, आपने इसको आपराधिक अवमानना भी कह दिया, हेट्स मस्ट रोल। ये मतलब किस तरह की भाषा का इन्होंने जो इस्तेमाल किया किसी आतंकी के लिए, मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भाषा का कभी भी इस्तेमाल किया गया हो। और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं है कि कोई एक व्यक्ति था जो सनकी था, बैठा उसने एनसीईआरटी की पूरी किताब लिख दी, जो मन में आया जो लिख दिया। भाई 30-32 लोगों की पूरी समिति थी इसमें, उसके जो अध्यक्ष थे वो आईआईटी के प्रोफेसर है, उन्होंने भी किताबें लिख रखी है, उन्होंने कलियुगा से लेकर सरस्वती नदी तक पर बहुत अध्ययन करके पुस्तकें लिख रखी है। तो आप कह रहे हो कि कार्रवाई करो, कौन कौन जिम्मेदार हैं उनको पहचानो, तो क्या आप 32 के 32 लोगों को फांसी पे लटका दोगे इस चीज के लिए? ऐसा तो अगर क्योंकि इस पे अब बात ये होगी। पता चला है, अब ये पता जी चला है कि वो जो पर्टिकुलर चैप्टर था वो किसी वकील से लिखवाया गया था, इसलिए अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब कुछ नहीं होगा। हो सकता है, जी जी हो सकता है। अब ये एनसीईआरटी ने इस पर सर खेद जताया, तो ये भी कह रहे हैं कि ये खेद ईमानदारी से जताया गया है कि नहीं, इस पर की हम थोड़ा सा जांच करेंगे। ये कौन सी बात हो गई? जैसे मान लीजिए कोई किसी से माफी मांग रहा है तो माफी की भी जांच करेंगे। अब वो उसके बाद क्या आता है आगे, वो ईमानदारी जो है वो कितनी पवित्र है उसकी हम जांच करेंगे। फिर वो पवित्रता जो है वो कितनी दिल की गहराई में कितने मीटर अंदर से निकली है, कितने इंच अंदर से, वो हम जांच करेंगे। फिर उसके बाद दिल गहरा है कि नहीं वो भी जांच करेंगे। तो ये क्रम कब तक चलेगा? किसी ने माफी मांग ली है, माफी की ईमानदारी क्या होती है कि आप जांचोगे, और कौन सा थर्मामीटर है आपके पास जिससे आप माफी की ईमानदारी जो है वो जांच लोगे उससे? तो मुझे तो सर इसमें सुप्रीम कोर्ट की भाषा पर मतलब एक तरीके से ये है, इससे पहले तो मैंने अंग्रेजों के समय ही सुना था कि किसी किताब को आपत्तिजनक मानकर वो सावरकर की किताब आती थी ना, वो तो जब्त कर लेते थे बंदरगाह पर भी वहां पे। तो यहाँ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और वहां पे और बड़ी बात देखिए सर, वहां पे जस्टिस पूर्व सीजेआई जो रहे हैं BR गवई, उनका बयान था, उनको लेकर कुछ नहीं कहा इन्होंने। उन्होंने कहा अरे उनके बयान को तो गलत संदर्भ में आपने पेश कर दिया। संदर्भ कहाँ दिया, सिर्फ बयान ही तो पूरा कोर्ट ही चिपका दिया एक तरीके से। तो संदर्भ अगर उससे निकल के किसी प्रकाश पुंज के रूप में सामने आ रहा था और उनको अगर मिलॉर्ड्स ने देख लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पूरा बयान ही कोट किया गया था। और हम चुनौतियों पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हर विधायिका, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, कोई भी न्यायपालिका हो, चुनौतियों पर तो बात होनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए और बच्चों को बताना ही चाहिए। अब इस पर इनको मिर्ची इतनी ज्यादा लग गई, ये मतलब सोचिए, बोला पता लगाइए किस गोदाम में रखी हुई है, कहाँ पे, कौन कौन खरीद के ले गया आपकी दुकान में से, कहीं आप देखिए, छान मारिए। और उससे भी आगे बढ़ गए ये लोग, अब प्रधानाध्यापकों से अनुपालन रिपोर्ट लीजिए कि किताब वापस जो मंगाई गई या नहीं मंगाई गई। यानी अब जो प्रधानाचार्य है वो पढ़ाई लिखाई कराना ये सब छोड़ के अब वो लिखेगा कि हमने 2 गधे भेजे, उन गधों पर लाद कर हमने 4 किताबों को वापस मंगाया, ये हमारी अनुपालन रिपोर्ट को स्वीकार करें और हमें क्षमा करें। तो इन्होंने एक तरीके से उस तरह का माहौल पूरा बना दिया है। प्रधानाचार्य यही करेंगे, अनुपालन रिपोर्ट देंगे। अब नाम भी इन्होंने मांगा है जिन्होंने चैप्टर लिखा है, अब उन पर देखते हैं ये लोग कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे, कि उनको बुलाकर बेइज्जत करेंगे, ये अब देखना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी ने तो मान लिया कि त्रुटि हुई है, ठीक है, इस मामले को खत्म करना चाहिए, लेकिन इसमें ये प्रधानमंत्री वाला जो बीच में आ गया कि प्रधानमंत्री ने खेद जताया है। आप देखिए सर, जिसने भी न्यायपालिका के विरोध में, न्यायपालिका का विरोध में नहीं कहूंगा, जिसने भी आलोचना करने की कोशिश की है, इनके फैसलों की समीक्षा करने की कोशिश की है, इनकी चुनौतियों पर बात करने की कोशिश की है, वो गया है लास्टली। हमें नहीं पता जगदीप धनखड़ क्यों गए थे, पुष्ट रूप से कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ एक मुहिम तो छेड़ी हुई थी। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया जाता है, उससे पहले जब वो न्याय मंत्री हुआ करते थे तो न्यायपालिका को उन्होंने कई बार सलाह देने की हिम्मत कर दी थी। अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। एक चीज बताइए सर मुझे जरा, कि मुझे याद आता है सर वो दिन जब
उज्ज्वला स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था 16-17 के आसपास जब आई थी, तो मोदी जी ने एक बार कहा था, देखिए हमारे स्टार मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हैं, और लोग कहते थे बड़े लो प्रोफाइल हैं, इनके बारे में कभी ये कंट्रोवर्सीज में आते ही नहीं है। वो दिन और आज का दिन, ये जो तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, कभी पेपर लीक, कभी यूजीसी, कभी एनसीईआरटी बुक में छप गया। ये धर्मेंद्र प्रधान के सितारे क्या कह रहे हैं सर? आपके तो शोज पे कई एस्ट्रोलॉजर्स भी आते रहते हैं, मेरे भी आते हैं। जरा आपसे रिक्वेस्ट है, इनकी जरा कुंडली की डिटेल्ड एनालिसिस मुझे बताएं कि कैसे इनमें चाम है। कभी कहा जाता है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसकी होड़ में है, ये है, ये क्या चल रहा है इनके साथ भाई? ये जरा सितारों की इनकी जरा एनालिसिस होनी बनती है सर। पता नहीं भाई, वो तो क्या है कि वो क्या बोलते हैं, पिछड़ा हृदय सम्राट बनने का प्रयास कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक और वार्ता को समाप्त करने के पहले एक तथ्य आपके सामने रख देता हूँ। जी जी। आज उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम, दिनेश शर्मा, और उसमें साहब कंपटीशन था किसमें बीजेपी में भी, कांग्रेस से भी और सपा से भी। अच्छा। सारे लोग मंच पर उपस्थित थे और कंपटीशन कर रहे थे। बताइए अब ऐसे में तो अम्बेडकर जी क्या सोच रहे होंगे? मैंने ये भी सुना है सर कि दिनेश शर्मा का बैकआउट वहां पे किया गया, लोगों ने नारे वारे लगाए हैं, उन्होंने बोला राजनीति की बातें बाद में यूजीसी पर बोलो, तो उनको घेर के एक तरीके से लोग जो है वो वीडियो वायरल हो गया, वीडियो जल्दी सोशल मीडिया पे दिखने भी लगेगा अभी। खैर चलिए, दिनेश जी को हम बहुत निकट से जानते हैं। अच्छा, आप किसको नहीं जानते सर निकट से? किसको नहीं जानते? मोदी जी को नहीं जानते निकट से। अच्छा, उनको नहीं जानते। चलिए, लोग तो कह रहे हैं आप सबको बड़े निकट से जानते हैं सर, आपके जो संबंध आपके बारे में। इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई गुप्त बात निकल जाए, आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, करण जी को, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।